हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम पूर्व आधुनिक काल को समझने की कोशिश करेंगे। ये विषय जो है एक महत्वपूर्ण विषय है। आधुनिक काल के जब हमने उदय को समझना है कि आधुनिक काल का उदय कैसे हुआ, तो आधुनिक काल का जो उदय है वो पूर्व आधुनिक काल से हुआ है, उससे पहले के युग से हुआ है। तो अगर हम आधुनिक काल के उदय को समझना चाहते हैं तो पूर्व आधुनिक काल को समझना एक जरूरी चीज है। अब पूर्व आधुनिक काल में दुनिया कैसे काम करती थी, यह हम इसके अनुमान लगाते हैं कि वो दुनिया कैसी थी। अब कोई भी इतिहासकार जो है उसकी एक सटीक या बिल्कुल एक्यूरेट जो है तस्वीर पेश नहीं कर सकता, संभव नहीं है। लेकिन कुछ चीजें निश्चित हैं। जो बात निश्चित है जिस पे हम सभी सहमत हैं वो ये है कि वो जो पूर्व आधुनिक काल है या उस समय की जो दुनिया है वो आज जैसी दुनिया नहीं थी। अब पूर्व आधुनिक काल में कोई देश नहीं है, कोई सीमा नहीं है, कोई राष्ट्रीय पहचान नहीं है, कोई नस्लीय पहचान नहीं है। हाँ, हम और वे का अंतर है, वी एंड दे, यानी कबीले के लोग या एक समाज एक बिरादरी के लोग वो हम हैं और उसके अलावा जो दूसरे लोग हैं वो वे हैं। अब ये जो हम अनुमान लगा रहे हैं या हम पूर्व आधुनिक काल की जो एक तस्वीर पेश कर रहे हैं, हम वो तस्वीर प्राप्त करते हैं कुछ प्रश्नों का उत्तर ढूंढते हुए। ये एक नियम है। मतलब अगर आप किसी समाज की या किसी काल की जो रचना है या उस समय जो मानव रह रहा है उसकी दिनचर्या या उसका जो जीवन है, उसकी दशाएं कैसे जीवन की, अगर हमने उसका अनुमान लगाना है तो ये कुछ प्रश्न है, हम उनका उत्तर ढूंढें। जैसे उत्पादन कैसे होता था, यानी उस समय का जो व्यक्ति है वो उत्पादन कैसे कर रहा है, निर्वाह कैसे कर रहा है। फिर सूचना एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे भेजी जा रही है। यातायात के क्या साधन है, जिस इलाके के बारे में हम बात कर रहे हैं, जो समाज जिस क्षेत्र में है वहां की जलवायु कैसी है, वो कैसी ऊर्जा का प्रयोग कर रहे हैं, ऊर्जा का स्रोत क्या उनका। जब हम इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढते हैं तो हम क्या देखते हैं कि जो मानव के जीवन की दशाएं हम उनकी रचना कर पाते हैं। अब आप पहले एक सिद्धांत समझिए। टोफलर की ये किताब है थर्ड वेव, बड़ी इंपॉर्टेंट किताब है काल विभाजन के लिए भी और आधुनिक युग को समझने के लिए भी। अब इसमें 3 लहरों की चर्चा की गई है। वेव का मतलब लहर ही होता है। पहली लहर यानी कि जब मानव जो समाज के विकास की कहानी है उसमें लहरों की बात की गई है। अब उसमें पहली लहर कब आ रही है, जब मानव ने खेती करना शुरू किया, कृषि करना शुरू किया। अब इसने मानव का जो समाज है, मानव का जो जीवन है, उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव लाया है। अब इसमें क्या हुआ, जो मानव जो है पहले अखेटक और संग्राहक खानाबदोश जीवन जी रहा है, अब वहां से वो निकलकर एक स्थायी जीवन शुरू करता है, जिसको कई बार सभ्यता का चरण भी बोलते हैं। अब दूसरी जो लहर है, जब उत्पादन के जो साधन हैं उनमें मशीन का प्रयोग हो गया। अब मशीन का प्रयोग हो गया और साथ ही साथ जो ऊर्जा का जो स्रोत है वो जीवाश्म ऊर्जा हो गई, यानी पेट्रोलियम, कोयला, ये प्रयोग शुरू हो गए। और तीसरी लहर मानव के जीवन में क्या है, जब सूचना और उत्पादन में कंप्यूटर चिप और सॉफ्टवेयर का प्रयोग होना शुरू हो गया। ये सभी लोग आप इसका प्रयोग करते हैं। तो ये 3 लहरें जो हैं इन्होंने आज के मानव का जो जीवन है उसको शेप दी है। खेती, इंडस्ट्री और आज के समय में सूचना क्रांति। अब इस सिद्धांत के बाद आप पूर्व आधुनिक काल को आसानी से समझ सकते हो। अब पूर्व आधुनिक काल का मतलब मशीन से पहले का काल, यानी औद्योगिक क्रांति से पहले का काल। अब पूर्व आधुनिक काल में ही आधुनिक काल के रुझान और प्रवृत्तियां उपस्थित होती हैं। यानी कि पूर्व आधुनिक काल में ही जो आधुनिक काल की जो प्रवृत्तियां हैं, रुझान है,
वो उदय होना शुरू होती हैं। पुनर्जागरण है, भौगोलिक खोजें हो रही हैं, वैज्ञानिक आविष्कार हो रहे हैं, धर्म को तर्क के आधार पर देखा जा रहा है, हर चीज़ को तर्क के आधार पर देखा जा रहा है। ये पूर्व आधुनिक काल में ही है। और ये जो प्रवृत्तियों की बात कर रहा हूँ ये आधुनिक काल ही है। मतलब ये है कि जो पूर्व आधुनिक काल है उसी में से ही आधुनिक काल का उदय हुआ है। इसलिए पूर्व आधुनिक काल को समझना जरूरी है। अब पूर्व आधुनिक काल में दो स्टेजेस हैं। एक खेती के बाद, जब वो खेती पर निर्भर है, कृषि उसे करना शुरू कर दिया मानव ने, या उससे पहले, यानी मानव का जो शुरुआती समय है, प्रारंभिक काल है, खाना बदोश, खाद्य संग्राहक, भोजन की तलाश में घूम रहा है, शिकार कर रहा है, खेती शुरू नहीं की उसने भी। इस काल के अंतिम समय में, मतलब कि जैसे ही वो खेती शुरू कर रहा है तो आखेटक और संग्राहक जीवन क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। खेती करने के साथ ही जो समाज है, जिसका हमने विभाजन की बात की थी अपनी वीडियो में, पिछली वीडियो में, कि पूर्व आधुनिक काल को हम दो भागों में बांटते हैं, प्राचीन काल और मध्य काल। अब एक बात ध्यान रखने की है कि जो दुनिया के जो विभिन्न हिस्से थे जहाँ पर प्राचीन मानव रहता था, उसका जो जीवन है वो एक जैसा था, उसमें कुछ ज़्यादा फर्क नहीं था। प्रकृति के साथ संघर्ष है उसका, आपस में संपर्क नहीं है, कोई आपस में संबंध नहीं है, पर शिकार, पशुपालन, भोजन संग्रह उसके जो निर्वाह के साधन थे। मतलब जो कुछ भी उत्पादित किया जा रहा है या संग्रह किया जा रहा है वो समूह में उपयोग के लिए बांट लिया जाता था। समूह उसको बांटकर उपभोग करता था। समूह और व्यक्ति आपस में वस्तु उपयोग के संबंधों से जुड़े हुए थे। उनका जो संबंध था, जो समूह का आपस में जो समुदाय है, उनका जो कबीला है, उसका जो आपसी संबंध है वो वस्तु के उपभोग से है, उसके संबंधों से है। और जो मानव है वो दूरियां पैदल ही तय करता है, औजार पत्थर के हैं, लकड़ी के हैं, उसी के अनुसार उसका निवास स्थान है, संस्कृति है, धार्मिक विश्वास है। अब जो मानव का जो ये खानाबदोश जीवन है, बंजारा जिप्सी स्टाइल जीवन है, अब इस जो जीवन है उस जीवन की जो मुख्य चीज़ है वो ये है कि जो ये समुदाय था इसकी संरचना कबीले के आधार पर है। सभी के संबंध समानता पर आधारित है। अब मानव के जो इतिहास है, जो मानव के इतिहास का जो विकास है, उसमें प्रथम क्रांति होती है। वो क्या है? मानव खेती करना शुरू करता है। अब इसे एक नई दुनिया का निर्माण शुरू होता है। अब मानव खाद्य संग्राहक और आखेटक के चरण से कृषि के चरण में बोलता है, जो पहली लहर जो टोफलर ने बात की है। यहाँ हमें एक बात ये समझनी है कि दुनिया के विभिन्न हिस्सों में सभी जगह जहाँ भी मानव जो है इस चरण में पहुंचा, उनका आपस में संपर्क नहीं था। लगातार खेती करते रहने से जो मानव के जो खेती करने के औजार हैं या उसके जो तरीके हैं खेती करने के, उनमें सुधार होता रहा। उसी के अनुपात में क्या होता रहा, जो उत्पादन की मात्रा है वो निर्वाह से ज़्यादा होती गई, मतलब अतिरिक्त उत्पादन होने लगा। अब ये जो अतिरिक्त उत्पादन है ये वस्तु विनिमय के में काम आने लगा। यानी कि जो उपज का बढ़ना खेती में, यानी कि जो कृषि के औजारों और तरीकों में लगातार सुधार से जो खेती की जो उपज बढ़ रही है, अब जो फालतू वस्तु है अब वो वस्तु विनिमय के काम आ रही है। अब हम क्या देखते हैं दुनिया के अंदर, जो हमारे को कृषक चरण के जो हमें जो स्रोत मिलते हैं, जहाँ पर मानव पहुंचा कृषि चरण में, ये 7 निवास स्थान हैं। चीन, मेसोपोटामिया, भारत, मिस्र, अमेरिका, ग्रीक, रोम, जहाँ पे खेती का चरण है, उसके आसपास दूसरी दुनिया भी रही होगी, तो जिनका आपस में संपर्क नहीं था। तो दुनिया जो है वो क्या है, बहु केंद्रीय दुनिया है। अलग अलग जो केंद्र हैं दुनिया के अंदर, उनका आपस में संपर्क नहीं है। अब खेती के साथ जो मानव सभ्यता है उसमें नई विशेषताएं उभरती हैं। स्थायी जीवन जिसमें प्रमुख है। अब गांव बसने शुरू हो गए,
बर्तन बनाना, झोंपड़ी बनाना, लिखना, पशुओं की संख्या की गणना करना, उत्पत्ति की कहानियाँ, कैलेंडर बन रहा है जो खेती के काम भी आ रहा है और ऋतुओं के काम भी आ रहा है। उसके आधार पर भविष्यवाणी भी की जा रही है। वस्तु विनिमय आदि जो है नई विशेषताएं उभरना शुरू होती हैं जो खेती से पहले नहीं थी। अब ये जो अतिरिक्त उत्पादन जिसकी हम बात कर रहे थे कि ज़्यादा उत्पादन हो रहा है जिसकी वजह से वस्तु विनिमय भी हो रहा है, साथ ही साथ ऐसे वर्ग भी बन रहे हैं जो बिना उत्पादन के निर्वाह कर सकते थे, जैसे पुजारी, शासक। यानी अब दुनिया जो है उसमें दो चरणों वाले लोग थे। एक तो है खाद्य संग्राहक, शिकारी, पशुपालक, यानी कि खेती से पहले के चरण के लोग, और दूसरे कौन हो गए? कृषक समुदाय। वे दूसरे समुदाय हैं जो खेती कर रहे हैं। अब दुनिया के अंदर दो प्रकार के हिस्से हैं। अब दोनों के अंदर आपसी संबंध था, दोनों में व्यापारिक संबंध थे। आप इसको जरा इस प्रकार से समझें, जैसे ये एक नदी की घाटी है। अब इस नदी की घाटी के किनारे किनारे जहाँ पर पानी पहुँच सकता था, कृषक समुदाय जो है स्थायी जीवन जी रहे हैं। अब नदी से दूर जो इलाके हैं जहाँ पे जंगल हैं या पहाड़ हैं, वहाँ पर यायावर समुदाय, जो खेती से पिछले चरण के जो समुदाय हैं वो रह रहे हैं। दोनों ही समुदाय आत्मनिर्भर हैं। अब उस समय जो आत्मनिर्भरता का मतलब जो है वो ये था कि उनकी ज़रूरतें कम थी, उनकी आवश्यकताएं कम थी। उनकी जो ज़रूरतें थी, जो उनकी आवश्यकताएं थी, उनके वातावरण से ही पूरी हो जाती थी। लेकिन जो यायावर समुदाय हैं वो कृषक समुदाय के संपर्क में आते थे। अब वो किन परिस्थितियों में संपर्क में आते थे? जैसे अब कोई यायावर समुदाय है, उसकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही हैं, तो वो क्या कर रहा है? अस्थायी जीवन जीने वाले लोगों के पास जो है उनके पास से नमक, बर्तन, कपड़े और दूसरी चीज़ें ले रहा है। और उनको दिए क्या रहा है? पशु, मांस, शहद, यानी जंगलों से इकट्ठी की गई चीज़ें जो थी वो जो स्थायी जीवन जीने वाले लोग हैं उनको दे रहा है, और उनसे जो है बदले में नमक, बर्तन, कपड़े और जो वो उत्पादन कर रहे हैं वो ले रहे हैं। ये एक दूसरे पर निर्भर हो रहे थे और ये शांतिपूर्ण व्यापारिक संबंध थे। अब दूसरा, अब जब कृषक समुदाय की जनसंख्या बढ़ती थी या किसी अन्य कारण से जो कृषक समुदाय है वो नए क्षेत्रों की ओर बढ़ता था, जब वो नए क्षेत्रों की ओर बढ़ेगा यानी नदी से दूर या नदी के दूसरे इलाकों में जाएगा, तो किन के इलाकों में पहुंचेगा? जो यायावर समुदाय है। मतलब ऐसी दशा में जो यायावर समुदाय हैं और जो कृषक समुदाय हैं उनमें संघर्ष उभरता था। यायावर समुदाय को कृषक समुदाय जो है वहाँ से हटा देता था। कई बार यायावर समुदाय जो है उनको वापिस भेज देता था। अब ये जो यायावर समुदाय है इसकी जो भोजन आपूर्ति है वो जलवायु परिवर्तन या किसी और कारण से प्रभावित होती थी। ये भी अपना स्थान बदलते हैं। अब क्योंकि ये शिकार में निपुण थे, अब शिकार में निपुण होने का मतलब क्या है कि ये जो है आसानी से, यानी अच्छे योद्धा थे। अब क्या करते थे? ये जो स्थायी लोग जहाँ बसे हुए थे उनके ऊपर जो है ये आक्रमण करते थे, क्योंकि उनके पास भोजन, सिंचित भोजन, तो उन पर आक्रमण किया, तोड़फोड़ की, उनके ऊपर विजय प्राप्त की। उन्हें कई जगह जो है बर्बर कहा जाता है। ये जो आखेटक योद्धा थे, जो यायावर समुदाय के लोग थे, ये सेना में शामिल हो जाते थे। अगर हम थोड़ा और इतिहास को देखेंगे तो मंगोल, तुर्क, ये पहले यायावर समुदाय हैं, बाद में ये सेना में शामिल हो गए और अपने साथ जो है वो बाद में ये राजा भी बने। तो क्या है कि आप इस सारी चीज़ को देखो, ये जो दुनिया है ये बहुकेंद्रिक दुनिया है। अनेक व्यवस्थाएं हैं, स्थानीय व्यवस्थाएं हैं, अलग अलग स्थानीय जो परिस्थितियां हैं उसके अनुसार जो है अलग अलग समाज, अलग अलग समुदाय, अलग अलग लोग विकसित हुए हैं। अब ये जो बहुकेंद्रीय जो हम कह रहे हैं जो एक व्यवस्था है, अब उस एक व्यवस्था को अगर हम देखें तो उसमें क्या है? जो केंद्र है, केंद्र में तो सघन जनसंख्या है, शहर के रूप में है या गांव के रूप में है, और जो उसके चारों ओर है दूर दूर,
वो कच्चा माल या भोजन प्राप्त होता है, एक ढीला ढाला संगठन। अब ये सारी दुनिया में यही दृश्य है, ये विश्व के हर क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से चल रहा था और ये व्यवस्था जो है काफी लंबे समय तक बनी रही। मानव हर जगह जो जलवायु की भिन्नता है, कहीं पे गर्मी है, कहीं पे ठंड है, कहीं पे ज़्यादा बरसात होती है, कहीं पे कम होती है, मतलब कि अलग अलग जलवायु की है, जो उन भिन्नता के साथ जो है मानव जो है उनकी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, जलवायु की चुनौतियों का। खेती का लगातार प्रसार हो रहा है, कृषक जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, नई जमीन को साफ करके खेतों में बदला जा रहा है। जो गैर कृषक समुदाय जो पहले खेती नहीं कर रहे हैं वो भी खेती की ओर बढ़ रहे हैं। जो मानव की जो दशाएं हैं, जो मानव का जो जीवन है, अब पूरी तरह से खेती पर निर्भर होने लगा। नई जमीन के लिए माइग्रेशन हो रहा है, मतलब कि एक स्थान से लोग उस स्थान को छोड़कर दूसरी जगह पर जा रहे हैं नई जमीन को साफ करने के लिए। इसका क्या परिणाम हो रहा है? वन्य जीवन जो है वो प्रभावित हो रहा है, क्योंकि जिस जगह पर अगर जंगल को साफ किया जाएगा तो वहां पर रहने वाले जो वन्य प्राणी हैं तो वो प्रभावित होंगे। अब जो वहां पे यायावर समुदाय हैं उनके साथ इनका संघर्ष हो रहा है। अब इस संघर्ष के कारण जो है, जो समुदाय का जो संगठन है और उसका स्वरूप, उसमें परिवर्तन आता है। अब इसके अंदर जो है, जो ग्रामीण समुदाय चल रहा है, कृषि समुदाय चल रहा है, या यायावर समुदाय और दोनों आपस में झगड़ रहे हैं, तो इसमें जो उनका मुखिया है उसकी भूमिका बढ़ती चली गई, वो शक्तिशाली होता चला गया और वो राजा के रूप में चला गया। मतलब कि संतुलित भोजन नहीं है, भोजन का अभाव है, बीमारियां हैं, सूखा है, युद्ध हो रहे हैं आपस में, कई बार प्राकृतिक आपदा आ गई, उससे मानव की जो आयु है वो कम रहती थी, औसत आयु कम है। अब इसलिए भी है क्योंकि बाल मृत्यु दर ज़्यादा थी। उस समय कोई आधुनिक चिकित्सा प्रणाली नहीं है, कोई मेडिकल साइंस नहीं है उस समय, कोई सेफ डिलीवरी की सुविधा नहीं है महिलाओं के लिए। बचपन की बीमारियों से अगर कोई व्यक्ति बच जाए तो वो 60 साल तक जी लेता था। ये पूर्व आधुनिक काल का एक सीन है जो मैंने आपके सामने तस्वीर पेश की। अब कृषि के विकास के साथ मध्यकाल की और विशेषताएं उभरने लगी। आखेटक और संग्राहक जीवन खत्म होता चला गया और मध्यकाल की और विशेषताएं उभरने लगी, जिसमें सामंतवाद, राजतंत्र, व्यापार का नया रूप, संगठित धर्म आदि जो है उभरे, जिनका वर्णन जो है हम अगली वीडियोस के अंदर उसकी चर्चा करेंगे। आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में लिखें जरूर, और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।